सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और आगाज़ में ही मुस्बत रुझान आज स्टॉक मार्केट में देखा गया, जो कि एक अच्छा आगाज़ कहा जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में आज 657 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मजीद 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार रहे, लेकिन आज एक अच्छा इजाफा देखा गया, जिसके बाद एक मौके पर 64,000 की सतह को भी इंडेक्स ने अबूर किया था। मजमूई तौर पर पूरा दिन क्या सूरत हाल रही, स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद डिटेल जानते हैं। कफील, बताइएगा, आज कारोबार का एक मुस्बत अंदाज से हुआ, 650 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ। आने वाले हफ्ते में भी, जो आने वाले दिन है, उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाँ, देखिए, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में सरमाएकारों का रवैया जो है, अगर हम बात कर लें ओवरऑल, थोड़ा सा मोहतात रवैया है और उसकी बुनियादी वजूहात हैं वो इंतखाबात हैं 8 फरवरी 2024 के, और इसी को लेकर जो है वो इस वक्त सरमाएकार जो है वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पा रहे हैं। अगर हम आज के दिन की बात कर लें तो ऑयल सेक्टर में जो OGDCL और PPL में जो है वो इसी से खरीदारी हुई। तमाम एक मौके पर मार्केट जो है वो 63,560 के लेवल तक मार्केट गई और उसके बाद मार्केट में फिर जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी आई और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा मोहतात रवैये की जानिब है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें तो जितनी भी माहिरीन से हमारी बात हुई, उनका कहना ये है कि इस वक्त जो दिन खासे कम रह गए, इंतखाबी जो प्रोसेस है वो इस वक्त जो कैंपेन है वो जारी है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और इसी को लेकर जो है वो इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की वो अनाउंसमेंट है, जिसमें तवक्का की जा रही है कि जो शेयर सूद है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी का जो है वो इम्कान है, और अगर उसमें कमी होती यकीनन एक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। ताहम ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें सेंटिमेंट की, तो सरमाएकार और माहिरीन का यही कहना है कि वो इस वक्त जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसके बाद के जो सिनेरियो है मार्केट में वो प्रिवेल करता हुआ जो है वो दिखाई देगी कि बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमें अपडेट के। चूंकि अब इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, तो इसके कुछ इंपैक्ट्स मार्केट पर पड़ सकते हैं। कभी मार्केट डाउन होगी, कभी अप होगी, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन गुज़िश्ता जुलाई से हमने देखा, 2023 जुलाई से, कि पाकिस्तान की मईशत खासी स्टेबल हुई। उसका फ़ायदा स्टॉक मार्केट को भी हुआ, और उसके साथ साथ जो माशी आशारियाँ हैं, तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रोथ रेट भी इस साल बेहतर तवक्को की जा रही है कि वो बेहतर होगी। पाकिस्तान के रिजर्व्स भी खासे बेहतर हुए हैं। IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान बड़े बेहतर तरीके से लेकर चल रहा है। तो ये जो सारे पॉजिटिव्स हैं, अब ये किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को मजीद फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब को फाउंडर हैं, चेयरमैन है के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हमने स्टॉक मार्केट से अपडेट ली, बड़ी ज़बरदस्त आज तेज़ी वहाँ देखी गई, 650 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पिछले 2-3 माह में हमने स्टॉक मार्केट को बड़ा ऊपर जाते देखा है। इस स्टेबिलिटी की वजह आपके नज़दीक क्या है? पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी में ये कितना रोल प्ले कर सकती है? और अगले 15 से 20 दिन में ज़ाहिर पोलिंग डे आना है, इलेक्शन होना है, तो इसका ओवरऑल कितना इंपैक्ट आप पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्रिएट होते देख रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ना ही सिर्फ पिछले 2-3 माह से, मगर उससे भी पहले जून से स्टॉक मार्केट इज अप मोर देन 60%। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हुई है सिंस जून ऑफ लास्ट ईयर। और इसकी वजह एक ही थी। वो वजह ये थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, गवर्नमेंट आई जिसने रिफॉर्म्स का प्रोसेस स्टार्ट किया, IMF के प्रोग्राम में गई। अली साहब, आप अपनी गुफ्तगू को भी आप मुकम्मल कीजिएगा, अपने पॉइंट को, साथ ही सवाल भी ले लीजिएगा कि जो ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इसमें एक बड़ा इजाफा देखने में आएगा, अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट कितना है? जी, जैसा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 50% से ज़्यादा बढ़ी, ऑलमोस्ट 60% बढ़ी है जून से, और मेरे ख्याल में ये आगे भी कम से कम 50% और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो $100,000 के लेवल को क्रॉस कर देगा। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि मार्केट इस वक्त सिर्फ कैचअप ट्रेड कर रही है। हमारी इकोनॉमी को 2 साल तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ना कोई इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया, ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। जब से एक्टिविटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो वही जो पैसा साइड पे पड़ा हुआ था, लोग वेट कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो वही हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट वो शुरू की और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ गई। अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे हम चलते हैं, तो कम से कम 50 से 60% इंक्रीज स्टॉक मार्केट में और आना चाहिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ वैल्यूएशन पे कैचअप कर रहे हैं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 4 to 5 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी, मगर 2022 में और 2021 में, खासतौर पर 22 में, मार्केट 5 टाइम्स अर्निंग से कम होकर 2 टाइम्स अर्निंग्स तक चली गई।
और इसका वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। तो अब वो अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, तो हमने देखा है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू कर दी। सबसे पॉजिटिव इसका जो इंडिकेटर है वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी पिछले फोर्थ क्वार्टर में पहली दफा नेट पॉजिटिव इन्वेस्टर्स हुए पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले पिछले 5 साल से वो लगातार मुल्क से पैसा बाहर ही निकाल रहे थे। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम करते रहेंगे, आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे और एक फिजिकल डिसिप्लिन पे चलेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो हम ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम वापस रिटर्न करेंगे, उससे पहले स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव रैली चलती रहेगी। लेकिन अली फरीद साहब, ये आईएमएफ के प्रोग्राम में रहने का मतलब तो ये है कि पाकिस्तान का डेट बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान पर जो ओवरऑल कर्जा है उसमें इजाफा होता जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब कोई अगली नई हुकूमत आती है वो आईएमएफ के पास बड़े प्रोग्राम के लिए जाती है और फिर उसके कर्ज की वापसी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उन किस्तों पर भी हमें सूद देना पड़ता है। तो हम पाकिस्तान के ओवरऑल मसले को हल की जानिब ले जा रहे हैं या पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में धकेल रहे हैं? जी, आईएमएफ के प्रोग्राम का मकसद ये नहीं होता कि हम और कर्जा लें, वो मजबूरी में हमें और कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि पिछला कर्जा ड्यू होता है, तो उस कर्जे को पे आउट करने के लिए हमें और कर्जा लेना पड़ता है। और आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान बार बार 25 दफ़ा अपनी हिस्ट्री में 25 दफ़ा से ज़ायद आईएमएफ के पास जा चुका है। मसला क्यों होता है, क्यों बार बार हम आईएमएफ के पास जाते हैं? वो मसला यही है कि हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाते नहीं हैं, अपनी खर्चे ज़्यादा होते हैं और टैक्स कलेक्शन कम होती है, और स्टेट ओन एंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए आईएमएफ के ना सिर्फ आईएमएफ से कर्जा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईएमएफ के जो रिफॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान कई दफ़ा हमेशा ही से ही उस पर वीक रहा है। इस बार पिछले 6 महीनों में जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए, आईएमएफ ने फिर हमें रिफॉर्म का एक लिस्ट दी जिसमें 14 पॉइंट्स थे। उन 14 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हमने अभी तक अचीव नहीं किए, मगर बाकी 12 पॉइंट्स में या तो हमने अचीव किए उस रिफॉर्म्स को या उसके प्रोसेस में है अचीव करने के। जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत ने आके अनाउंस किया कि वो प्राइवेटाइजेशन करती है, प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने प्लान्स बताए हैं कि पीआईए को प्राइवेटाइज करेंगे। अभी तक कोई प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं है, इसलिए अभी हम रिफॉर्म के प्रोसेस पे चढ़े ही हैं और इसलिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ताकि जो रिफॉर्म्स की हमें कमिटमेंट की है और जो रिफॉर्म्स हमें ज़रूरी है, हमारी अपनी इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, जैसे आपने बोला कि इसलिए ज़रूरी है कि हम आइंदा और कर्जा ना लें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खर्चे कम करें, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करें और जो हमारे बर्डन है हमारी इकॉनमी के ऊपर खासतौर पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से, उसको हम ख़त्म करें। तो अली फरीद साहब, ये हमने पिछला जो फिस्कल ईयर देखा उसके जो 2 भी क्वार्टर्स गुजरे हैं, पहला जुलाई से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स को मीट किया गया है और बहुत बेहतर अंदाज से पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब चूंकि 15 से 20 दिन के बाद नई गवर्नमेंट आनी है, उसके लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, उनको अपना बजट भी देखना है, उनको आईएमएफ के साथ डील भी करना है, फिर ये जो टारगेट्स हैं इस फिस्कल ईयर के उसको भी मीट करना है। तो आने वाले अगले 15 से 20 दिन में आप इस इकॉनमी में मजीद स्टेबिलिटी देख रहे हैं, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन देख रहे हैं और फिर उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है ओवरऑल? जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि अगली हुकूमत जो है वो कौन होगी, वो अगली हुकूमत जो है वो इतनी रैशनल होगी कि वो रिफॉर्म प्रोसेस करता रहे जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट किया है। हमें उम्मीद है कि वो करेंगे क्योंकि ऑफिशियली सारे यही कहते हैं आने से पहले कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम कर्जे को कम करेंगे, इकॉनमी को बेहतर दुरुस्त पे उस जगह पे चलाएंगे। तो इस वक्त तो सारी पार्टीज यही बोल रही हैं, मगर अनसर्टेनिटी बिल्कुल है इलेक्शंस की वजह से और इसीलिए ही मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है इस साल, क्योंकि हमें वी आर होपिंग दैट आवर पॉलिटिकल लीडर्स हैव लर्न्ड द लेसन फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है किसी का भी। और फिर अली फरीद साहब, अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स की एक डायरेक्शन भी है कि उस तरफ जाना है और ऐसे वो बड़े इदारे जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ हैं फिर उनको प्राइवेटाइज करना है, तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? इसके लिए कौन से स्टेप ज़रूरी हैं? अभी से किन ग्राउंड्स पर काम करना होगा इसके लिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। हर साल जो है हमें 2 से 4 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान होता है एंटिटीज़ से। साल से हम सबको ये पता है कि ये एंटिटीज़ जो है इनएफिशिएंट है, चलती नहीं है, सर्विस नहीं दे सकती। कुछ एंटिटीज़ इनमें से बंद हो गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स, अगर आपको याद हो, आज से 10-12 साल पहले प्राइवेटाइज होनी थी और वो फिर नहीं हो सकी, और वो दिन और आज का दिन उसका कोई बायर नहीं है, वो एंटिटी ही बंद हो गई है। उस तरह की और एंटिटीज़ हैं, पीआईए हैं, जिसको भी हम कई सालों से सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगी, मगर उसकी नहीं हुई और उसकी परफॉर्मेंस ख़राब से ख़राब तक फिर
खराब तरी गई है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेटाइजेशन हम जल्दी कर लें इस बार। और उसकी जो कहते हैं कि जो इश्यूज आते हैं वो ये है कि एक तो लीगल हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर तीसरा पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना पावर नहीं होती कि वो पॉलिटिकल अपोजिशन को डील कर सके, क्योंकि इन इदारों में बहुत ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए हैं जिसकी वजह से इनफिशेंट है, और उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं इस तरह के स्टेप्स लेना चाहती। मगर जैसा हमने पहले बोला, यही वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसकी हमने कमिटमेंट की है, यही वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसकी हमें ज़रूरत है, और यही वो रिफॉर्म एजेंडा है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी फ्यूचर में ऐसे मसाइल को अवॉइड कर सकती है कि हम डिफ़ॉल्ट जिस तरह अभी हमारे हाल ही में हुआ जिसमें हम डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में SIFC का क्रिएशन से ये जाहिर होता है कि गवर्नमेंट जो है, खासतौर पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और इंस्टीट्यूशंस जो है, उनको भी इस बात का बड़े एहसास है और कि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी द नेशनल सिक्योरिटी, एंड दे विल इन्फोर्स सम काइंड ऑफ रैशनैलिटी ऑन द न्यू गवर्नमेंट, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन भी होती रहेगी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो आते हैं वो ख़त्म होंगे। मगर बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी अगली हुकूमत आए वो अपने पॉलिटिकल एजेंडास को साइड पे रख के इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर कंसेंसस से काम करे, और जो रिफॉर्म्स हमारी इकॉनमी को ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे वो जितने मुश्किल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या मजीद बेहतरी के रास्ते हो सकते हैं और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अगर इकॉनमी को ग्रो करना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स बड़ी ज़रूरी हैं, दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की अशिया भेजी जाएँ, पाकिस्तान की गुड्स की वहाँ मार्केट हो और एक बेहतर मार्केट हो। लेकिन इस सिलसिले में हम कुछ मसाइल भी इस वक्त देख रहे हैं, खासतौर पर तोरखम बॉर्डर पर, जहाँ पर 9 रोज़ से वहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स वहाँ खड़े हुए हैं और उसमें फल और सब्जियाँ भी मौजूद हैं जिनको अफ़गानिस्तान भेजा जाना है। लेकिन वहाँ पर अब क्या मसाइल हैं और क्या इशूज़ हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। जुनैद इस्माइल मागदा साहब सदर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो 9 रोज़ से ये बॉर्डर बंद है, अब ये कौमी ख़जाने को तकरीबन रोज़ाना 68 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तो ये नुकसान जो हो रहा है ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि इतने नुकसान को बर्दाश्त कर सके। ये इशू हल क्यों नहीं हो रहा? क्यों ये 9 रोज़ से वहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं, सब्जियाँ फ्रूट्स इसमें मौजूद हैं, तो उनकी भी ज़ाहिर है लाइफ ख़त्म हो रही है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मैं इस मामले में बड़ी हम लोग तकलीफ़ में हैं, और ये सिचुएशन इस किस्म की आ गई है कि जिसके अंदर में हमने गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हम रेगुलरली इन टच हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे जब ये केयर टेकर हुकूमत आई है तो उसके अंदर में फिर SIFC का रोल, एक एडिशनल रोल आ गया, और उनके पास जो है वो हमारे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी जगहों पे इंसर्जेंसी हुई और हमारे बहुत सारे फौजी भाई जो हैं वो बेचारे शहीद हो गए। अब ये बात तो अपनी जगह है, और इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से जो परसेप्शन चल रहा है वो यही है कि जी क्योंकि ये स्मगलिंग का इशू इसके अंदर में ज़्यादा है। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ से जो है वो डॉलर जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। ये सारी जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट के जहन में ये बातें हैं और लोगों ने बताया, लेकिन इसके साथ इससे पहले जो बात जो समझ में आती है वो क्या है, वो ये है कि आप अगर देखने जाएं तो एक बहुत बड़ा सिलसिला जो हमारा लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, हमारी जॉइंट चैम्बर बनी हुई है, ये एक बोर्ड बना हुआ है जी जी। कि जब उनकी कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो वो हमसे बात करते हैं, हमारी कोई ट्रबल शूटिंग होती है तो हम उनसे बात करते हैं, और दोनों प्राइवेट सेक्टर की पार्टियां आपस में बैठ के और अपनी अपनी गवर्नमेंट की MOCs को जो है वो आगे प्रोजेक्शन दे देती हैं कि ये इनकी बात सही है और ये हमारे इश्यूज़ हैं, तो वो एड्रेस कर लेते हैं आपस में उनकी सेक्टोरियल मीटिंग जो होती है उसमें। अब हुआ ये है कि इस बार ये जो चीज़ है ना, इसमें खला पैदा हो गया, और खला पैदा होने की वजह ये है कि जब तालिबान की हुकूमत जो आई है तो उसके अंदर में उसको जो है वो एक्चुअली अभी तक जो है वो किसी मुल्क ने सही तरीके से, या आप समझ लें कि रिकग्नाइज ही नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है और अंडर द जेनेवा कन्वेंशन इट इज़ मॉरल एंड लीगल ड्यूटी ऑफ द पाकिस्तान के वो इनको रास्ता दें, तो जो भी गुड्स आती थी ट्रांजिट ट्रेड में हमारा इनका एग्रीमेंट 2010 का है, और उसका एग्रीमेंट का नाम है एप्टा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। उस एप्टा के एग्रीमेंट के अम्ब्रेला में इनका गुड्स जो थे वो जाते थे और जा रहे थे और अभी रुके हुए हैं, और इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स की जितनी गुड्स जो CS कंट्रीज की हैं, सेंट्रल एशियन की, वो जाती थी
और वो अभी इस वक्त रुकी हुई है। अब यहाँ से इनका माल जाना रुक गया है, हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होना रुक गया है, और बल्कि हमारी जो कॉटन आती थी और जो भी CS कंट्रीज से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आती थी, वो भी रुक गई है। और अब हमारा जो पेरिशेबल आइटम है, जिसमें टमाटर है, टमाटर वगैरह है, किन्नू है, ये सब ज़ाया हो गए हैं और नुकसान बहुत बड़ा हो गया। आपने नुकसान का तखमीना जो गिनाया वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गिनवाया, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी का जो नुकसान है, जो एक्सपोर्टर हमारा है, जो इम्पोर्टर जो है ये बैठा हुआ है यहाँ पर, जो अपनी टेक्सटाइल को लेके चलाना चाहता है, ताकि कि ये हमारी कॉटन वहाँ से आती थी, तो ताजिकिस्तान भी इस मामले में डिस्टर्ब है। आपको मैं बताऊं, ये बॉर्डर क्रॉसिंग बिल्कुल क्लोज्ड है, बायलैटरल कोई काम नहीं हो रहा, ट्रांजिट ट्रेड सारा बंद है। इसकी रीजन एक तो ये आई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली, उन्होंने भी कुछ ड्यूटीज जो हैं वो एक्स्ट्रा डाल दी, जिससे हमारा गुड्स जो है वो वहाँ नहीं जा पाया। वो चाबार से अब बिजनेस अपना ट्रांजिट का कर रहे हैं, हम अपना एक्सपोर्ट जो है वहाँ तक सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ये बीच में जो है ना डेडलॉक हुआ है, मैंने बहुत सी जगहों पे कोशिश किया है, लेकिन अब मसला ये है कि उनके ड्राइवरों के पास जो तो जुनैद साहब, ये जो डेडलॉक इस वक्त है, ये अब इस डेडलॉक को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि आपने खुद अभी बताया कि बिजनेस कम्युनिटी का जो नुकसान है वो तो ये गवर्नमेंट ने जो फिगर दिया है इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। अब ये क्या पासपोर्ट के इशूज़ हैं, ये क्या वीज़ाज़ के इशूज़ हैं, क्या वीज़े और पासपोर्ट और बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ये इन ड्राइवर्स के पास क्या कंप्लीट नहीं है? और अब चूँकि सख्ती थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, तो इस ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब ये इस सरहद को खोलने का काम शुरू किस तरह से किया जाएगा? ये आप लोग की मुश्तरका एक यूनियन तो बनी हुई है, एक एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत होनी है, उसके बाद फिर ये थोड़ा सेटलमेंट हो सकेगी? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत के अंदर में ये आए भी, हमारे वाले भी गए, दोनों मुफा इनसे ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है, लेकिन ये सब डेडलॉक में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उन्होंने अपनी लाइन ड्रॉ की हुई है। अब वो कहते हैं कि जी ये पासपोर्ट वीज़ा वाला जो सिलसिला इस वक्त जो ड्राइवरों का है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में इस तरह से इमीडिएटली पासपोर्ट उनके इशू होंगे नहीं जो ड्राइवर्स हैं, तो वो ना माल यहाँ आ सकेगा ना माल यहाँ से जा सकेगा। तो अब प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल यानी हैंग हो गया है बीच में, और अब हमने जो है वो एक रिक्वेस्ट अभी मिनिस्ट्री को भेजी है और अब SIFC को भेज रहे हैं कि जी ये 1 डॉक्यूमेंट रिजीम फॉर द 90 डेज कर दें, और इस दौरान हम उनसे भी कहते हैं कि प्लीज़ किसी तरीके से आप अपना जो पासपोर्ट का रिजीम है वो करें। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ पे बॉर्डर की जो तरसील थी, आना जाना हो जाता था वैसे ही, लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ पे इंसर्जेंसी और बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, और दुनिया के अंदर में ऐसा नहीं होता है, सबको पासपोर्ट और लेके जाना ही होता है, लेकिन हम एक इतने सालों से चल ही रहा था। सही। और जुनैद साहब, जबकि आपने रिक्वेस्ट भी कर दी है और अब जाहिर है कि इसमें थोड़ा ये टाइम टेकिंग इश्यूज होते हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो आपके पास क्या कहीं कोई ऑल्टरनेट मार्केट ऐसी है जहां पर फिर आपका ये स्टॉक भेजा जा सके, जो करोड़ों का नुकसान बल्कि अरबों में चला गया अब नुकसान, तो ये इस नुकसान के तखमीने को थोड़ा कम किया जा सके? कोई ऐसी ऑल्टरनेट मार्केट हमारी गुड्स के लिए मौजूद नहीं है अभी? देखिए, अभी आपके फ़ोन से पहले मैं MOC से यही बातें कर रहा था। अच्छा। और उनसे ये समझ रहा था कि जी अब हमने अगर आगे प्राइवेट सेक्टर में बात करनी है तो हम किस नेच पे बात करेंगे। तो हमने ये कहा है कि जी बायलैटरल और ट्रांजिट जो टोटली बंद है उसके अंदर में कोई रास्ता निकालें, ड्राइवर का जो रास्ता है वो 90 डेज़ का आप निकाल लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर वो 1 डॉक्यूमेंट रिजीम के ऊपर अगर ये काम हो जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमें इंडोर्स करे कि जी हम इनको 3 महीने में ये दे देंगे। अब ये तो हमारी तरफ की बातें हैं, वहाँ से हमको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि वहाँ वाला जो माल है जो हम नहीं मंगा सक रहे, जो हमारा वहाँ रुक गया है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। और हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट करने जा रहे थे हर चीज़, वो CS कंट्री पे एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो डेडलॉक तो दोनों तरफ से है, बायलैटरल ट्रेड रुका हुआ है, ट्रांजिट ट्रेड रुका हुआ है। अब ताजिकिस्तान वाले अलग मसला खड़ा किए हुए हैं, उज़्बेक वाले अलग हैं, कजाकिस्तान वाले अलग हैं। तो ये सारे मसले हमारे साथ जो है ना वो क्लब हो गए हैं और ज़्यादा। इसके लिए अभी मैंने मिनिस्ट्री और मिनिस्टर साहब से, और हमारे चेयरमैन जुबैर मोतीवाला हैं जो TDAP के भी चेयरमैन हैं, हमने इनसे कहा कि मैंने अभी बात की है कि जी चेयरमैन साहब ज़रा ये वाली बात आप मिनिस्टर साहब से कर लें और SIFC से भी बात कर लें कि इस डेडलॉक को इमीडिएटली ख़त्म करें, और ये जो नुकसान हैं ये हम पूरा कैसे करेंगे। ये तो काफ़ी हद तक जो है और भी बढ़ जाएगा, तो और मल्टीपल इंजरीज हो जाएंगी। तो इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब अल्लाह पे छोड़ते हैं। ये जो मामला जैसे सिक्योरिटीज़ के हैं तो उसके अंदर में हम और कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा बिजनेस जो है
वो किसी तरीके से जो है वो बड़ा नुकसान में चला गया है और कोई तरीकेकारी नहीं नजर आ रही है हमें। और जुनैद साहब, जाहिर है कि अभी तो चूंकि ये निगरान हुकूमत है और उसका टाइम भी थोड़ा रह गया, अब नई हुकूमत आनी है। अगर ये इन 15-20 दिनों में मामला नहीं हल होता इलेक्शन से पहले, तो फिर तो एक दरमियान में और डेडलॉक आ सकता है। नई हुकूमत आएगी, वो हुकूमत साजी, पूरी हुकूमत की तश्कील होगी, काबीना बनेगी, फिर पोर्टफोलियोज तकसीम किए जाएंगे, तो उसमें तो आपका मामला और अल्तवा का शिकार हो सकता है। जी, आप यही देखें ना कि जो हमारा टापी का प्रोजेक्ट था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का, जो गैस का था, वो भी तुर्कमेनिस्तान वाले शोर मचा रहे हैं कि जी अब हम क्या करें, हम तो कोई काम आगे बढ़ा ही नहीं पड़ रहे, वो रुक गया है। तो ऐसे बहुत सारे मामला हैं और अब ये बातें जो है ना, ये जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी इसके बाद ही होगा। अच्छा, तो अब ये जी, तो इसका मतलब आपकी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो अब निगरान हुकूमत से नहीं चल रहे, अब आप लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेंगे आगे? मैं टेम्परेरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी इस वक्त जरा थोड़ा सा एक और जूम मीटिंग पे हूँ, तो मुझे इजाजत देंगे कि मैं? ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद इस्माइल बागदाद साहब, सदर पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि निगरान हुकूमत से बात हो रही है, लेकिन टेम्परेरी लेवल पर आगे जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो फिर इस मामले का कोई कुल वक्ती हल तजवीज़ किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।